नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शानी जी की कहानी एक नाव के यात्री। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एक नाव के यात्री। कीर्ति मारे उत्सुकता के फिर खड़ी हो गई। यह 5वां मर्तबा था, लेकिन इस बार लगा कि सीटी की आवाज़ सचमुच दूर से काफ़ी नज़दीक होती आ रही है और गाड़ी प्लेटफॉर्म में प्रवेश करे इसमें अधिक देर नहीं। घबराहट या चेहरे का पसीना पोंछने के लिए उसने रुमाल टटोला। नहीं था, बेंच पर छूटने की भी कोई संभावना नहीं थी। जल्दी जल्दी में यही होता है, उसने सोचा। वह साड़ी से ही मुंह पोंछना चाहती थी, लेकिन तभी एकाएक सारे प्लेटफॉर्म में मुसाफिरों तथा सामान लदे कुलियों की भगदड़ मच गई। हेलो! सहसा उसी समय अपने कंधे पर पड़े स्पर्श से कीर्ति चौंकी ही नहीं, धक सी रह गई। छड़ के छोटे से खंड में लगा था कि कहीं रज्जन ही ना हो, पर थी वह मिसेज मित्तल। रॉ सिल्क की आसमानी साड़ी में अच्छी तरह कसी कसाई और चुस्त। किसी विदेशी सेंट की भीनी खुशबू एक क्षण के लिए हवा में ठहर गई थी। अरे! कीर्ति ने जल्दी से हाथ जोड़े। कहाँ जा रही हैं? भोपाल, मिसेज मित्तल ने इतने सहज भाव से कहा जैसे उनका भोपाल जाना रोज रोज की बात हो। और तुम? उनकी आंखें बार बार कंपार्टमेंट की ओर बढ़ते अपने कुली की ओर लगी हुई थी। रज्जन आ रहा है। मिसेज मित्तल के नए रूप वाले प्रभाव से मुक्त होने के लिए कीर्ति एक सांस में कह गई। वैसे पिछले कई घंटे से यह वाक्य उसे भीतर भीतर तंग जरूर कर रहा था, लेकिन इस पल मिसेज मित्तल के अतिरिक्त वह और कोई बात सोच नहीं रही थी। बरसों बाद उन्हें इतना श्रृंगार पटार किए कीर्ति देखे और खुद उनकी जबानी भोपाल जाने की बात सुने तो फिर अविश्वास की कहाँ गुंजाइश रह जाती है। अच्छा, रज्जन की बात सुनकर एक पांव से जमी और दूसरे से उखड़ती हुई मिसेज मित्तल ने अपनी आंखों को और फैला लिया। पूछ रही थी, इसी गाड़ी से? हाँ, लेकिन रज्जन को लैंड किए तो कई दिन हो गए ना। जाने कौन कह रहा था कि उसे दिल्ली रुकना पड़ गया। आगे कुछ अप्रिय न सुनना पड़े सोचकर कीर्ति ने जल्दी से कह दिया। फिर उन्हें देखती हुई जबरन मुस्कुराई। गाड़ी तब बेतरह चिंगाड़ती और धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी। अच्छा, लौटकर मिलेंगे, कहकर मिसेस मित्तल कब बढ़ गईं, यह कीर्ति ने गाड़ी की हड़बड़ी में नहीं देखा। उसकी घबराहट अब पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई थी। पसीना, गले का सूखना और हलक में चुभने वाले कांटे। उसे अपनी स्थिति उस दिन जैसी लग रही थी जब अंतिम परीक्षा का परिणाम आने वाला था और उसे अखबार की प्रतीक्षा थी। उत्सुकता की मारी वह उस दिन भी स्टेशन आ गई थी। वह आगे चली जाए, क्या भीड़ या धक्का पेल की परवाह किए बिना निकल जाए? एक बार कीर्ति ने सोचा, लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक उमड़ते लोगों के सैलाब को देखकर हिम्मत छूट गई। वहाँ भी एक जगह खड़े रहने के बावजूद वह नाहक कई धक्के खा चुकी थी। और रज्जन को वह पहचान भी सकेगी? पिछले कई दिनों की तरह आज फिर आशंका उठी। अथवा क्या वो उसे दूर से ही देखकर रज्जन पहचान लेगा? 7 साल का अरसा कम नहीं होता। इतने साल में कल तक की बच्ची जवान हो जाती है। जवान के पांव ढलवान तक पहुंच जाते हैं और बूढ़े। वह कई दिनों के चुने हुए उस स्थान पर खड़ी थी जहां से ट्रेन के लोग और बाहर जाने का रास्ता दोनों ठीक ठीक दिखाई दे सकें। भीड़ रोज जैसी थी, गए साल जैसी या शायद गुजरे हुए उन 7 बरसों जैसी। कोई भी मौसम हो, चाहे जैसा दिन या घड़ी, यात्राओं का क्रम कभी नहीं टूटता। जब भी स्टेशन आओ, भीड़ का एक ही रूप दिखाई देता है। अपने अपने सामान, मित्र या परिवार से लदे फंदे लोग जो जाने कब से चढ़ या उतर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करते वही आत्मीय और प्रियजन,
जिनमें से कुछ तो खिल उठते हैं और अनेक। रज्जन फर्स्ट क्लास के एक कंपार्टमेंट से किसी स्वस्थ से युवक को उतरते देख कीर्ति के मुंह से न केवल यह आवाज़ निकली, बल्कि वह झपटती हुई उधर भी बढ़ गई थी, पर झेप कर दूसरी ओर देखना पड़ा। और भला कुली के पीछे पीछे कौन जा रहा है? वह ग्रे कलर के सूट वाला, ठेले के पास खड़ी स्कर्ट वाली लड़की के पीछे। वो और फिर हर गुजरने वाले चेहरे को जल्दी जल्दी झपकती आंखों से पकड़ने की कोशिश और पीछा। क्या आज फिर अकेले लौटना होगा? अंत में गेट के पास खड़े आखिरी समूह को देखते हुए कीर्ति ने सोचा। फिर पापा की उन्हीं आंखों का सामना जिनसे कीर्ति को दहशत होती है। फिर माँ का वही बिसूरना जिसे सुनकर उसकी आंखें गीली होती हैं। फिर वही तनाव। क्यों? थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रेंगने लगी तो बावजूद भीड़ भाड़ के जाने कैसे मिसेज मित्तल ने उसे देख लिया था। खिड़की के बाहर सिर निकालकर वह हाथ के इशारे से पूछ रही थी, क्यों? अर्थात रज्जन नहीं आया। कीर्ति कई पल निरुत्तर सी खड़ी मिसेज मित्तल को देखती रही। फिर जब कुछ नहीं सूझा तो हवा में हिलते हुए सैकड़ों रुमालों के बीच एक हाथ अपना भी उठाकर वह यूं हिलाने लगी जैसे मिसेज मित्तल को ही स्टेशन छोड़ने आई हो। गुड लक, गुड लक। और कीर्ति ही नहीं, पिछले कई दिनों से सारा घर इसी तनाव में लटका हुआ जी रहा है। 13 दिनों पहले मंगलवार को रज्जन ने बंबई में लैंड किया था और उस दिन यहाँ घर भर की बेचैनी सीमा पर पहुँच चुकी थी। बेटी कितने बजे है? पापा ने उस दिन कीर्ति के कमरे में तीसरी बार आकर पूछा था। 4। बस 2 घंटे और हैं। पापा ने अपनी ज्योतिहीन आंखों से एक ओर ताकते हुए कहा था। 6 बजे रज्जन का जहाज किनारे आ लगेगा। तो कौन तुमसे वह तुरंत आ मिलेगा? यही बात जब उन्होंने फिर आधा घंटे बाद और 7वीं बार दोहराई तो माँ एकाएक झल्ला पड़ी थी, क्योंकि पापा की बेचैनी उनसे सही नहीं जा रही थी। अपने नगर से 700 मील दूर रज्जन बंबई में उतर रहा था। चाहने पर भी उसके लिए इस भौगोलिक दूरी को लांघकर फौरन आ मिलना संभव नहीं था। लेकिन घर में ऐसी व्याकुलता समाई हुई थी मानो 6 बजे की ट्रेन से वह सीधे यहाँ पहुँच रहा हो। यूँ रोज सुबह सबसे पहले पापा ही उठते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने साथ साथ सभी को जल्दी जगा दिया था। पहले माँ, कीर्ति, फिर शोभा और यहाँ तक कि छड़ी टेकते टेकते जाकर आउट हाउस में रहने वाले श्यामलाल को भी उन्होंने सोने नहीं दिया था। आज रज्जन पहुँच रहा है, इस वाक्य से वह दिन शुरू हुआ था और सारा दिन घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह घर के कोने कोने में वह वाक्य बजता रहा था। फिर इस रिकॉर्ड के छूटने के बाद पति पत्नी के बीच रज्जन की पुरानी स्मृतियां दोहराई गई थीं। उसकी कुछ आदतों, विशेषताओं और गुणों आदि के चर्चे हुए थे और रात कीर्ति को बड़ी देर तक पापा के जागने की आहट मिलती रही थी। 7 वर्ष पहले जब रज्जन इंजीनियरिंग के एक डिप्लोमा के लिए इंग्लैंड जाने लगा था तो किसी को कल्पना भी न थी कि वह इतने अरसे के लिए वहाँ रह जाएगा। केवल 2-2.5 वर्ष में लौट आने की बात थी। तब ब्याह हुए सिर्फ 6 माह गुजरे थे। रत्ना को उसने इसीलिए साथ कर लिया था कि विदेश के अकेलेपन से डर लगता था। फिर अध्ययन के दौरान इधर या उधर का कोई तनाव न रहे और पति पत्नी दोनों मिलकर वह समय काट आएं, एक उद्देश्य शायद यह भी था। लेकिन 2.5 वर्ष के बदले 3 वर्ष हो गए और रज्जन लोग नहीं लौटे। एक पत्र आया कि उसे कोई टेम्परेरी जॉब मिल गया है। सोचा क्यों न कर लें, कुछ नहीं तो यात्रा का खर्च ही निकल आएगा और संभव हुआ तो थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे। फिर यह सूचना आई कि रत्ना को भी वहाँ रेडियो में नौकरी मिल गई है और दोनों मिलकर काफ़ी कमा लेते हैं। रज्जन के शुरू के पत्रों से अवश्य लगता था कि उसे कहीं ना कहीं वापस लौटने की उत्सुकता है, पर बाद में वह इस टर्म में सोचने लगा था कि भारत में अगर वैसी अच्छी नौकरी न मिली तो। और इस बीच कई बड़ी बड़ी और अप्रत्याशित घटनाएं हो गई थीं। शोभा के बाद वाला भाई जाता रहा था,
कीर्ति से बड़ी बहन नलिनी ब्याह होकर बनारस चली गई थी। पापा सरकारी नौकरी से रिटायर होकर घर बैठ गए थे और इनमें सबसे बड़ा हादसा यह हुआ कि पापा की आंखें अकस्मात जाती रहीं। मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा। इस खबर के मिलते ही रज्जन ने बेहद दुखी स्वर में लिखा था कि इतनी बड़ी बात हो जाए और मैं आपके पास न होऊं। सचमुच मैं नराधम हूँ, या यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है कि इतना सब होने के बाद भी मैं आपसे हजारों मील दूर पड़ा हूँ। लेकिन पापा, आप चिंता मत करें। मैं आजकल में यहाँ के आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस दिन आपको यहाँ ले आऊँगा सब ठीक हो जाएगा। खत सुनकर पापा रो पड़े थे। कीर्ति से पत्र लेकर कुछ देर वे उस पर यूं हाथ फेरते रहे थे मानो अंगुलियों में आंख उतर आई हो। फिर भर्राए कंठ से उन्होंने इतना ही कहा था, कीर्ति की माँ, ईश्वर की सौगंध, अब मुझे आंखों का अफसोस नहीं रहा। और उस दिन कई महीनों के बाद समूचे घर के लोग पापा के कमरे में इकट्ठे हुए थे। उन्हें घेर कर कीर्ति, शोभा और माँ सभी बैठ गई थीं और पापा ने अपनी आदत के अनुसार नौकरी के दिनों वाले बरसों पुराने किस्से सुनाए थे। वे किस्से जिन्हें इससे पहले भी कई बार उन्होंने सारे घर को सुनाया था। गेट के बाहर ही कीर्ति ठिठक गई। 3-4 दिनों से यही हो रहा था। स्टेशन से लौटते में पैदल तय करने वाला रास्ता चाहे जल्दी से कट जाए, घर आते आते अक्सर कदम धीमे पड़ जाते थे। गेट में से गुजरते वक्त लगता जैसे किसी ने पाँवों में पत्थर बांध दिए हों। और बात बिल्कुल नई ना थी, लेकिन आज से पहले कीर्ति ने अपने को इतना अवश कभी भी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि और दिन भले ही भ्रम होता रहा हो, आज की स्थिति दूसरी है। आधारहीन ही सही, जाने क्यों वह बहुत जोर से महसूस कर रही थी कि रज्जन जरूर आ गया है और भीतर प्रवेश करके ही वह देखेगी कि वह पापा के पास बैठा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि स्टेशन की भीड़ भाड़ में वह मिस कर गई हो, या उसने पहचाना ही ना हो और रज्जन निकल आया हो। मटियाले अंधेरे से घिरी हुई शाम हवा में हल्की सी खुनकी थी। छिटपुट या इक्का दुक्का घरों की बत्तियां मोहल्ले के सभी अंधेरे और निर्जन कोनों को घूर रही थीं। ऐसे में बेहद मध्यम रोशनी में डूबा हुआ अपना मकान एक क्षण के लिए कीर्ति को भुतहा और रहस्यमय सा लगा। यह सारे घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? वह मन ही मन झल्लाई। इतने दिनों बाद रज्जन आए और फिर भी उजाला न हो तो कब होगा? और आज श्यामलाल बेवक्त कैसे? वह चौंकी। साइकिल लेकर दूसरे गेट से जल्दी जल्दी वह कहाँ निकल गया? कीर्ति का जी अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। लंबे लंबे डग से धड़धड़ाती हुई वह अहाते के भीतर वाला मैदान, छोटा बगीचा और दालान पार करती हुई भीतर चली गई। पर कहीं कोई न था। न कोई होलडाल सूटकेस और न किसी की विदेशी स्लीपों वाली अटैची। वही रोज का मध्यम रोशनी वाला बड़ा मकान, जिसमें 3-4 लोग ऐसे खो जाते हैं कि पता ही न लगता था। कीर्ति लंबा और सकरा गलियारा पार कर वह दूसरे छोर वाले कमरे की ओर जाना चाहती थी कि चौंक गई। अंधेरे गलियारे में माँ प्रेत की तरह खड़ी थी। कौन? उसी समय सहसा पापा के कमरे से अधीर सी आवाज आई। क्या कीर्ति आ गई? कीर्ति? हाँ, कीर्ति आ गई। 2 क्षणों की चुप्पी के बाद माँ ने घसीटते हुए शब्दों में जवाब दिया। इस बीच केवल एक बार उन्होंने कीर्ति की ओर देखा, फिर हट गईं। और बस, किसी ने कुछ न कहा और न कुछ सुना। जैसे न अब तक कीर्ति की प्रतीक्षा थी और न उसके साथ बंधी हुई कोई आशा। पिछले 12 दिनों से इस समय सारा घर कंठों में प्राण लिए बैठा रहता था। पल पल कीर्ति की बाट देखी जाती थी। पहले 2 दिन स्वयं पापा स्टेशन तक चले गए थे। बम्बई से आने वाली कई गाड़ियां उन्होंने देखी थी। वह तो बाद में पता चला था कि रज्जन यहाँ आने के बदले सीधे दिल्ली चला गया था, रत्ना के घर। और कई बार बदले हुए तथा स्वयं निर्धारित किए कार्यक्रम के बावजूद आज 13वें दिन भी रज्जन का पता नहीं।
अपने कमरे में पहुंचकर बड़ी देर तक कीर्ति को लगता रहा कि आज भी माँ जरूर दबे पांव आएंगी। शायद और दिनों की तरह पापा के कान बचाकर धीरे से कहें, कीर्ति जा, रज्जन को एक तार और करा, इसने तो खेल बना रखा है। अरे अगर यहाँ ना आना था तो ना आता, लिख लिख कर सबको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। पिछले 2 तार ऐसे ही हुए थे और गए दिन जो ट्रंक लगाया जा रहा था उसके पीछे भी यही था। पर सचमुच माँ नहीं आई। खाने की सूचना लेकर शोभा पहुंची थी। आज मिसेस मित्तल मिल गई थी। खाने की मेज पर जब वही तनाव गिद्ध के डैनों की तरह मंडराता रहा तो कीर्ति ने केवल बात करने के लिए सप्रयास बात शुरू की। कहाँ? उदासीन भाव से माँ ने पूछा। स्टेशन पर। अच्छा, वह भोपाल जा रही थी, कहकर कीर्ति ने माँ की ओर तत्काल देखा। उसका अनुमान ठीक था। मिसेस मित्तल के साथ भोपाल का नाम सुनते ही माँ बेतरह चौंकी। मुंह की तरफ बढ़ता उनका हाथ सहसा रुक गया, जैसे अचरज भरी घटना की खबर दी गई हो। साश्चर्य पूछा, किसने कहा? वह खुद कह रही थी। विश्वास करने के प्रयास में माँ कीर्ति को घूरती रही। एक क्षण के लिए उनकी आंखों में अजब सा भाव तैराया, जाने वह छोटी सी खुशी का था या अचानक लगे हल्के से धक्के का। कीर्ति से आंखें हटाकर ठिठका हुआ जूठा हाथ लिए 2-1 पल वह एक अंधेरे कोने को घूरती रहीं। फिर यही होता है का भाव लिए चुपचाप खाने लगी। उस दिन जिसने मिसेस मित्तल का उतना दृढ़ स्वरूप देखा हो, उसके लिए सचमुच यह विश्वास करना कठिन है कि आखिर वह उस बिंदु पर आ गईं जिसका बरसों से वह अकेले दम पर विरोध कर रही थी। यूँ पड़ोसी जैसे पड़ोसी मिसेस मित्तल नहीं थी। एक तो उनका घर दूर था और दूसरे स्वभाव से वह रूखी और बहुत घमंडी लगती थी। शायद इसलिए आने के बाद भी काफ़ी अरसे तक सभी से अपरिचय बना रहा। लेकिन जब कीर्ति से परिचय हुआ तो सारी दूरी तो जाती ही रही, वह रहस्य भी नहीं रह गया जो उनके बारे में पहले दिन से मोहल्ले ही नहीं सारे नगर में बना हुआ था। विवाहिता और पराये शहर की होते हुए भी उन्होंने इस नई जगह में आकर नौकरी कर ली थी। यहाँ उनका ना कोई रिश्तेदार था और ना कोई परिचित। बहुत सीधे साधे ढंग से एक कमरा लेकर वह अकेली रहती थी। अकेली ही नहीं, अलग थलग और सभी से कटी हुई। शायद इसीलिए लोगों में कानों फूसियाँ ज़्यादा थीं कि क्या कोई भी जवान औरत किसी नए शहर में अकेली जान रह सकती है। मिसेस मित्तल अगर सचमुच विवाहिता या सुहागिन हैं तो कभी उनका पति उनके पास क्यों नहीं आता, अथवा पिछले 3 वर्षों में एक बार भी अपने पति के पास भोपाल क्यों नहीं गई। और समझ में नहीं आता कि लोगों को दूसरे की ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए। कीर्ति से पहली या दूसरी भेंट पर ही अत्यंत दुखी होकर मिसेस मित्तल ने कहा था, क्या मैं हर किसी से यह बताती फिरूं कि मैं ब्याहता या सुहागिन हूँ, कि हम पति पत्नी में कितना प्यार था। महेश ने अचानक कैसे मेरे साथ धोखा करना शुरू किया और कैसे अलग होकर मैं इसी बात पर आज तक उससे लड़ रही हूँ। और उसी दिन कीर्ति ने पहली बार जाना था कि इस भुखमरी दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो टूट भले ही जाएं, झुकना या समझौते करना नहीं जानते। अगर प्रेम विवाह के 1-2 साल बाद ही महेश किसी रूप जाल में उलझकर नए अफेयर में फंस जाएं, तो मिसेस मित्तल जैसी कोई भी स्वाभिमानी औरत और क्या कर सकती थी। कीर्ति को लगा जैसे वह अकेली नहीं, चुपचाप कौर उठाती हुई माँ भी आज उसी दिन की बात सोच रही हैं। उस दिन जब शोभा के बर्थडे के बाद मिसेस मित्तल आई थीं, घर में बीते हुए एक छोटे से उत्सव के अवशेषों के बीच उस दिन माँ को जाने क्या सूझी कि ट्रंकों में एक जमाने से बंद ढेर से पुराने और कीमती कपड़े वह निकाल लाई थीं। फिर उन्हें मिसेस मित्तल के सामने फैलाकर बैठते हुए पूछा था, तुम्हें रफू करना आता है? मिसेस मित्तल ने हंसकर ना ही कर दी थी। ये कपड़े मेरे शादी के हैं, माँ बोली थी, कुछ शायद उससे भी पहले के। रखे रखे फटते देख जी दुखता है, तो जानती हो क्या करती हूँ, रफू कर कर के फिर सहेज देती हूँ। मेरी तो अब पहनने की उम्र रही नहीं। कीर्ति नलनी से पहनने को कहती हूँ तो ये लोग हंसती हैं।
मिसेस मित्तल एक एक साड़ी का पल्ला लेकर उन पर किया हुआ सोने चांदी का काम देखने लगी थी। तुम भोपाल कब जा रही हो? और बीच में बिल्कुल अचानक बिना किसी प्रसंग के माँ ने पूछ दिया तो कीर्ति ने स्पष्ट देखा कि मिसेस मित्तल का चेहरा एकदम उतर गया। अपने को जैसे तैसे संभाल कर उन्होंने सूखे होठों से जवाब दिया था, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्यों क्या? माँ बोली थी, दुनिया में यह सब तो चलता ही रहता है, तुम अकेली कहाँ तक लड़ोगी? किसी चीज़ से अगर सचमुच प्यार हो या वह कीमती हो तो टूट फूट जाने पर भी उसका मोह नहीं जाता। मुझे देखो। और फिर पुराने कपड़ों वाले उदाहरण के अतिरिक्त उनकी ढेरों दुनियादारी की बातें, जिनमें से हर एक का इशारा बस एक ही ओर जाता था। यहाँ तक कि अंत में मिसेस मित्तल घबराकर किसी बहाने से कीर्ति के कमरे में उठाई थी। एकांत में कीर्ति के सामने उन्होंने आंसू पोंछे थे। क्रोध और अपमान से तमतमाया चेहरा लिए वह बड़ी देर तक चुप रही थीं और जब माँ के ही स्वर में कीर्ति ने तसल्लियाँ देनी चाहिए थी तो आवेश में आकर उन्होंने अपने जूड़े में खुसा फूल निकाल दिया था। कुछ देर वह उसकी पंखुड़ियों को सहलाती रही थी, मानो कोई गहरा सा जवाब देने से पहले अपने शब्दों को तोल रही हूँ। अंत में उसकी एक पंखुड़ी को नाखून से चीरकर भरे गले से पूछा था, इसे रफू कर सकती हो? कीर्ति को हाथ खींचते हुए देखकर माँ ने सहसा टोक दिया, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। बस। कीर्ति अनमने भाव से उठी और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर बढ़ी। सोने से पहले बत्ती बुझा देना। जाती हुई कीर्ति को माँ ने रोज की तरह हिदायत दी। नाहक मुझे परेशान होना पड़ता है। और शोभा अगर जिद करे तो अपने पास ही सुला लेना। अच्छा, रज्जन के बारे में कोई बात नहीं, एक भी शब्द नहीं। रात कई बार कीर्ति को भ्रम होता रहा कि माँ उसके कमरे में आई हैं। वह कई बार अचकचा कर उठी, लेकिन रात के सन्नाटे में पापा के कमरे से खांसने और बार बार बेचैन करवटें बदलने के अतिरिक्त और कोई आहट नहीं आ रही थी। लेकिन 13 दिनों से जिस रज्जन के आने की इतनी धूम थी, वह आया तो तब जबकि उसे लेने के लिए घर की दहलीज पर भी कोई नहीं था। सुबह के 3 बजे थे और सारा घर सो रहा था। कीर्ति से खबर सुनते ही पापा हड़बड़ाकर उठ बैठे। अपनी छड़ी के लिए एक पल वह हवा में हाथ हिलाते रहे, फिर केला के जवान पत्तों की तरह बाहें फैलाकर थरथराते हुए खड़े हो गए। रज्जन ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। पीछे पीछे रत्ना थी। तूने तो बड़ा इंतजार कराया। अपने चरण छुए जाने के बीच माँ कहना चाहती थी, यहाँ तो कई दिनों से यह हाल है कि, पर कहा नहीं गया। किसी से कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ शोभा आ गई और बरसों बाद हम उम्र भाई बहनों के मिलने का शोर सारे घर में गूंजता हुआ पास पड़ोस तक जा पहुँचा। अरे शोभा, तू इतनी बड़ी हो गई। और क्या, उतनी ही बनी रहेगी, माँ बोली। रत्ना, तुम्हें याद है? रज्जन ने कहा, यह कितनी सी थी। और कीर्ति को तो देखो, कमबख्त अच्छी खासी महिला बन गई है। और जो मैंने एमए पास कर लिया है वो, कीर्ति बोली, लेक्चरर हो गई हूँ वो, तुम लोगों के बराबर कमाने लगी हूँ वो, इनमें से किसी की बधाई नहीं। रज्जन, इस बार तो मुझे भी अपने साथ इंग्लैंड ले चल। अच्छा अच्छा, रज्जन ने चिढ़ाया, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? और उस धमा चौकड़ी में कीर्ति के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा कि पापा की उठी हुई बाहें कैसे नीचे गिरी। देखो मैं तुम सबके लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। फिर बीच में ही उठकर रज्जन ने ट्रंक खोला और माँ के मना करने तथा यह कहने के बावजूद कि दिन में देख लेंगे, उसने एक एक करके सारी चीज़ें उत्साहपूर्वक फैला दी। पापा के लिए ऊनी कोट, माँ के लिए कार्डिगन, शोभा के लिए नए प्रकार के खिलौने और कीर्ति नलिनी के लिए स्वेटर तथा स्कार्फ। रत्ना यह बताती रही कि उन प्रेजेंट्स के एक एक पीस के लिए उन्होंने लंदन की कितनी कितनी दुकानें देखी थी और कितने अंबार में से पसंद किया था। पापा ज्योति विहीन आंखों से अपने ही परिवार को घूरते हुए अपरिचितों की तरह सुन रहे थे। अगला दिन कीर्ति के घर ऐसे आया
जैसे बरसों पहले कभी आया करता था। सुबह से मिलने बैठने वालों को तांता लग गया। उनमें पापा के मित्र थे, माँ की परिचित महिलाएं थीं, कीर्ति शोभा की सहेलियां थीं और सबसे अधिक संख्या थी रज्जन के उन दोस्तों की जिनके साथ उसने बचपन और स्कूल के दिन गुजारे थे। अब तो तुम्हारा साथ भी फिजूल है, दोपहर को दिन रात के संग संग बैठने वाले शर्मा जी ने कहा तो पापा एकाएक चौंके। क्यों? अरे भाई, अब तुम यहाँ हो ही कितने दिन? दूसरे मित्र सक्सेना ने कहा। चंद दिन ही तो हो ना, रज्जन आ गया है, तुम्हें अपने साथ ले जाए बिना थोड़े ही मानेगा। अच्छा वो, पापा सांस छोड़कर धीरे से राहत भरी हंसी हंसने लगे। देखो क्या होता है, पीछे तो बहुत दिनों से पड़ा है, मैं ही अब तक चुप बैठा रहा। कभी सोचता हूँ कि रज्जन की बात मान लूँ, कभी हिम्मत नहीं होती। इसी चक्कर में मैंने यहाँ भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। सच पूछिए तो शर्मा जी, अपना देश छोड़ने के नाम पर ही जी का चोटता है। तो कौन आपको हमेशा के लिए जाना है? शर्मा जी बोले। आंखें वापस मिल जाएं, चले आना। पापा कुछ सोचने लगे, मानो उसी समय निर्णय कर रहे हों कि उन्हें रज्जन के साथ जाना है अथवा नहीं। निश्चय ही शर्मा जी, सक्सेना या सभी लोगों को लग रहा था कि रज्जन के आने का अर्थ ही उनका जाना है। पत्नी बच्चे ही नहीं, स्वयं उन्होंने यह बात कई लोगों से कह रखी थी। लेकिन आज जिस वास्तविकता का पता शर्मा जी, सक्सेना या बाहर वालों में से किसी को नहीं था, उसे याद कर उन्हें अजीब सी व्याकुलता हो रही थी। मन की चिकनी और बेहद बिछलन भरी दीवार पर जो सांप की तरह चढ़ और गिर रहा था, वह यह भय था कि रज्जन कहीं अपने पत्र की बात भूल तो नहीं गया। आने के बाद से आंखों के बारे में औपचारिक सी पूछताछ के अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। होगी, लड़का है, बरसों बाद आया है, पहले उसे दम मारने की फुर्सत तो मिले। रात को जब माँ ने उनसे खाने के लिए कहा, तब भी वह शायद उसी मुद्रा में थे। बोले, रज्जन को आने दो, उन लोगों का कोई ठिकाना है? माँ ने कहा। सैर सपाटे को गए हैं, जाने कब तक आते हैं। आखिर आएंगे तो, पापा बोले। कीर्ति शोभा को भूख लगी हो तो खिला दो। पर जाने क्यों भूख किसी को नहीं थी। पिछली रात की तरह सभी उस रात भी 11 बजे तक रज्जन और रत्ना की प्रतीक्षा करते रहे। इस कोशिश में शोभा भूखी ही सो गई और तब भी उठाए नहीं उठी जबकि वे लोग लौट आए। पार्टियां और पिक्चरें, पहली दोपहर को छोड़कर 3 दिन में न कोई रात खाली गई न कोई दिन। पार्टियों और पिक्चरों का सिलसिला मुतवातिर चला और रज्जन को लगता रहा कि कुछ देर से घर आकर उसने सचमुच गलती की है। नगर में दोस्त या मिलने जुलने वाले क्या एक दो थे कि उन्हें आसानी से निपटा दिया जाता। वहाँ तो जिसके साथ कोताही करो उसे ही शिकायत हो रही थी। रज्जन जाने की कह रहा था। उस रात कीर्ति ने पापा के कमरे में माँ को कहते सुना। किसके जाने की? पापा ने चौंक कर पूछा। मेरे लिए? नहीं, दूसरी ओर देखकर माँ धीरे से बोली। उसके अपने ही जाने की बात थी। कह रहा था उसे जल्दी लौटना है और दिल्ली में भी 1-2 दिन का काम है। बड़ी देर तक पापा ने कुछ नहीं कहा। ये लोग नलनी के पास बनारस जा रहे थे ना? अब नहीं जा रहे। क्यों? वक्त नहीं है, माँ बोली। मामा के पास जयपुर जाने वाला प्रोग्राम भी सुना रद्द कर दिया है। रत्ना कह रही थी कि उनके प्रेजेंट्स भिजवा दिए हैं। देखते हो, इतने वर्षों बाद आया और बहन से मिले बिना चला जाना चाहता है। सोचो नलनी क्या कहेगी। कुछ देर पापा और चुप रहे। रज्जन और कुछ कह रहा था। कब? कहकर माँ ने पापा की ओर देखा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण संभल भी गई। अपने ही प्रश्न को समेटती हुई बोली, अरे उसे मेरे पास बैठने या बात करने की फुर्सत कहाँ है। कल यह जरूर पूछ रहा था कि पापा को कोट पसंद आया। और तब चारपाई बजने की आवाज़ से कीर्ति ने अनुमान लगाया कि पापा ने फिर वही बेचैन करवट बदली। स्टेशन से बाहर आकर
कीर्ति ने मुक्ति की सांस ली। उसे लग रहा था जैसे एक लंबे समय के बाद किसी भयंकर तनाव से छुटकारा मिला हो। अजीब बात है कि रज्जन और रत्ना को गाड़ी में बैठते देख उसे जरा भी कचोट महसूस नहीं हुई थी। उसे कुछ वैसे हल्केपन का एहसास हो रहा था जैसे किसी छोटी हैसियत के आदमी को बड़े मेहमानों के विदा करने पर होता है। चलने से पहले रज्जन और रत्ना दोनों ने अलगाव और विछोह के औपचारिक शब्द कहे थे, लेकिन कीर्ति से कुछ भी नहीं बना था। उसने लाख चाहा था कि रज्जन की बात रख ले। कई बार रत्ना के सामने उसने भूमिका भी बांधी थी, लेकिन लगा था जैसे भीतर कहीं से विद्रोह हो रहा है और वह इसके सामने घुटने टेक कर अवश हो गई है। कीर्ति, तू मेरी एक बात मानेगी? प्लेटफॉर्म पर रज्जन ने किसी बहाने उसे रत्ना से अलग ले जाकर कहा था। क्या? सच बात तो यह है कि यह मैं तुझी से कह सकता हूँ, इसलिए कि तू बहन भी है और समझदार भी। ये मदर फादर को क्या हो गया है? हम लोग इतने बरसों बाद आए, लेकिन लगा जैसे किसी को खुशी ही नहीं हुई। सारा वक्त पापा उखड़ी उखड़ी बातें करते रहे और माँ का मुंह सूजा रहा। मैं तो खैर घर का हूँ, शिकायत करके भी कहाँ जाऊँगा। रत्ना के दिल को इससे बड़ा धक्का लगा है। कह रही थी कि इतनी भावना से लाए हुए प्रेजेंट्स किसी ने अप्रिसिएट तक नहीं किए। पापा ने तो कोट को छूकर भी नहीं देखा। तू अगर उसे बातों ही बातों में यह विश्वास दिला दे कि उन प्रेजेंट्स से घर भर के लोगों को कितनी खुशी हुई है, तो उसे क्या हो गया था? कीर्ति ने सोचा, रज्जन का इतना सा आग्रह रखते उससे क्यों नहीं बना? झूठ ही सही, क्या वह रत्ना से नहीं कह सकती थी कि? और भला तुमसे क्या कह गई थी? अचानक उसके कंधे पर हाथ रखकर रमा सेन पूछ रही थी। कीर्ति सहम गई। खीज सी हुई कि जो रमा सेन स्टेशन से उसके साथ साथ टैक्सी में चली आ रही थी, उसकी उपस्थिति वह इतनी देर से कैसे भुला बैठी थी। और कौन क्या कह गई थी? कौन? हाँ, मिसेस मित्तल। स्टेशन पर मिलने के बाद से वे लोग उन्हीं के बारे में बातें करती आ रही थीं। चाहे अनचाहे, जगह बेजगह मिसेस मित्तल का ही प्रसंग। मुझसे तो कहा था कि 2-4 दिन में आ जाएंगी। उन्होंने सभी से यही कहा था, रमा सेन बोली। मुझसे भी, लेकिन मैं तब भी जानती थी कि वह लौट कर नहीं आएंगी और इसी तरह एक दिन उनका इस्तीफा आ जाएगा। असल में कीर्ति, जहाँ तक मैं जानती हूँ, अपने किसी प्रियजन से प्रेम करना जितना आसान है, चोट लगने के बाद भी उससे घृणा करके रह सकना उतना ही मुश्किल। जिस दिन मैंने मिसेस मित्तल जैसी पढ़ी लिखी महिला को चूड़ियों वाले एक छोटे से अपशकुन से घबराते देखा था, उसी दिन मैं समझ गई थी कि उनके सारे बंध टूट गए हैं। घर के लिए और कितना रास्ता बाकी है भैया? ऊबी हुई कीर्ति ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर देखा। उसे कम से कम उस समय मिसेस मित्तल वाली चर्चा में जरा भी रुचि नहीं रह गई थी और रमा सेन की बातें बेतरह थका रही थीं। फिर वही अपने घर में प्रवेश करने का भय। गेट में से गुजरते हुए आज कीर्ति के पांव ठिठके नहीं, लेकिन कहीं अचेतन मन में बैठे हुए भय ने अपना सिर फिर उठा लिया था। वही मटियाले अंधेरे से घिरी हुई शाम, छिटपुट या इक्का दुक्का घरों की बत्तियां, मोहल्ले के सूने तथा निर्जन कोने और बेहद मध्यम रोशनी में डूबा हुआ मकान। बरामदे में चोरों की तरह प्रवेश करती हुई कीर्ति को याद आया कि आज घर में शोभा भी नहीं है। रज्जन और रत्ना से मिलने आई मौसी के साथ ही वह चली गई थी। घर और उजाड़ हो गया। वह जानती थी कि घर की क्या तस्वीर होगी। जो पापा रज्जन को छोड़ने के लिए दहलीज तक भी नहीं आए थे, उनसे चारपाई छोड़ उठने की उम्मीद करना फिजूल की बात थी। और माँ किसी अंधेरे कोने में चटाई डाले पड़ी होंगी। कीर्ति थक गई थी। अच्छा हुआ कि आज शोभा भी नहीं थी। वह चाहती थी कि माँ या पापा किसी का भी सामना किए बिना सीधे अपने कमरे में भागे और बिस्तर पर टूट पड़े। उसने अंधेरा गलियारा पार भी कर लिया था,
लेकिन पापा के कमरे में फूटने वाली रोशनी ने उसे सहसा चौंका दिया। गुजरते गुजरते भी वह पापा के कमरे के पास ठहर गई। कौन? उसी समय भीतर से पापा की आवाज़ आई। कीर्ति भयभीत चोर की तरह दीवार से सटकर खड़ी हो गई। कोई नहीं है, एक क्षण बाद इधर की आहट लेकर माँ ने आश्वस्त करते हुए कहा। अच्छा, मुझे लगा जैसे कीर्ति आ गई। सुनकर कीर्ति से बिल्कुल रहा नहीं गया। कोई पाप होता है तो हुआ करे, सोचकर चलते चलते ही सही उसने कमरे में झांक कर देखा तो कई क्षण तक आश्चर्यचकित सी देखती रह गई। पापा ने वही कोट पहन रखा था जिसे रज्जन के रहते उन्होंने छुआ भी नहीं था। सामने कार्डिगन पहने माँ खड़ी थी और उन्हें कंधों से पकड़े कार्डिगन के एक एक हिस्से को अंगुलियों से टटोलते हुए पापा पूछ रहे थे, इसका रंग कैसा है? नीला? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।